हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन नंबर 465 तक हुए थे ना? ये 467 है। 66 हो गया था। हाँ 66 भी हो गया था। प्रथमोपशम समय की प्राप्ति कब कैसे होती, कब हुआ था ये? नहीं हुआ था क्या? प्रथमोपशम समय की प्राप्ति कब यानी कैसे होती है? पेज नंबर है 264। बोले पूर्णिमा आंटी। वहाँ अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए गए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका जब काल आए तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। बराबर? हाँ, मतलब थोड़ा सा शुरू में और थोड़ा सा हो कि अनिवृत्तिकरण में। बोलिए प्रमिला जी आप। ये सब्जेक्ट मेरा एक बार पहले किया हुआ नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बोल पाती हूँ। बोलिए। इसमें दर्शन होने का अंतरकरण और उपसमकरण करने के पश्चात अनिवृत्तिकरण का काल जब खत्म होता अंत समय में, जब प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक मिथ्यात्व का खिर जाता है, उसके अनंतर समय में अब वहां मिथ्यात्व का कोई निषेक नहीं है, अंतर किया हुआ है। और द्वितीय स्थिति में जो सत्ता में मिथ्यात्व का द्रव्य है वो उदीर्णा के अयोग्य है, वो इस अंतर आयाम में आ नहीं सकता है। इसलिए अनिवृत्तिकरण के काल जैसे ही खत्म होता है और अंतर आयाम का काल शुरू होते ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। बढ़िया। यानी अनिवृत्तिकरण जो परिणाम थे उसमें जो एक तो दो काम किए थे, एक अंतरकरण और एक उपशमकरण। तो अंतरकरण के द्वारा मिथ्यात्व के निषेकों में जगह बनाई गई थी और उपशमकरण के द्वारा
जो उपरितन स्थिति वाले जो निषेध थे उनको उदीर्णा के अयोग्य बनाया गया था। तो जैसे ही यह अनिवृत्तिकरण का काल पूरा होता है और उसके उस अगले समय पर जब जीव पहुंचता है तो वहां दर्शन मोह के किसी भी निषेक का यानी टाइम तो आया लेकिन वहां निषेक ही नहीं है। अब निषेक नहीं है तो उदय किसका आएगा? तो ऐसी स्थिति में दर्शन मोह का जब वहां उदय नहीं है तो सम्यक की प्राप्ति, औपशमिक सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अनादि मिथ्या दृष्टि एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके सम्यक दृष्टि क्यों होता है? बेला जी। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं है, इसलिए वो एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। उसकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए एक का ही करता है। कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट कैसे हो जाता है? प्रीति। किसी जीव ने जिनदेव का तत्व आदि रूप उपदेश सुना और परीक्षा करके जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक्त्व प्राप्त किया, लेकिन किसी प्रकार से उसे अन्यथा विचार हुआ। जैसे पहला तत्व विचार में संदेह हो जाए कि यह इस प्रकार है या इस प्रकार, यानी कि संशय, या फिर ना जाने किस प्रकार है अर्थात अनध्यवसाय। यह उपदेश को झूठा जानकर उसे विपरीत मानकर उससे अप्रतीति हो जाए अर्थात विपर्य आदि होने पर जीव सम्यक्त्व से च्युत हो सकता है। अथवा तत्व उपदेश सुनकर जो यथार्थ श्रद्धान जीव ने किया था वह बहुत काल बीत जाने पर उपदेश भूलने के निमित्त से अप्रतीति होने के कारण सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो सकता है। या फिर यथार्थ श्रद्धान अर्थात सम्यक्त्व होने के पश्चात ना तो अन्यथा विचार हो, ना ही गुरु के उपदेश को भूले जिससे कि अन्यथा प्रतीति हो, लेकिन कर्मोदय से यानी मिथ्यात्व कर्म के उदय से होनहार के अनुसार स्वयं ही उस प्रतीति का अभाव होता है और यथार्थ श्रद्धान का अभाव होने से सम्यक्त्व से वह भ्रष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो सारे पॉइंट उदाहरण में दिए थे वो सिद्धांत में वहाँ पॉइंट नहीं दिए हैं, सिद्धांत में उसी प्रकार से ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स जो ये पैराग्राफ था अपना 264 पे और आगे 265 तक कंटिन्यू हो रहा था, अपन ने देखा था कि ये किस तरह से वो या तो उसको संशय हो जाए खुद ही को ऐसा है कि ऐसा है, या फिर वो सोचे जाने कि ऐसा है, या फिर विपरीत ही समझ ले, या फिर बहुत काल हो गया तो भूल गया है, और या अन्यथा विचार कर लिया है कि पता नहीं सीखा तो था लेकिन फिर कुछ और उल्टा सोचने लगा है, या फिर लास्ट में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कर्म का उदय ही आ गया है। इस तरह से ये प्रश्न क्या था कि सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट क्यों हो जाता है? तो ये सम्यक्त्व प्राप्त किया यानी प्रतीति हो गई, यथार्थ विश्वास हो गया, यथार्थ विश्वास होने के बाद में भी फिर भी वो भ्रष्ट हो गया। यहाँ पे प्रश्न था परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया, मैंने उसको सम्यक्त्व शब्द में प्रश्न में सम्यक शब्द दिया है। तत्व श्रद्धान हुआ मतलब सम्यक हो गया, फिर भ्रष्ट कैसे हुआ? बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, कब श्रद्धान सम्यक है और कब मिथ्या, इसका तारतम्य कहाँ ज्ञात होता है और क्यों? निशान। किसी जीव को जिनदेव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसा ही है ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात कारणवश उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। उस जीव को इस समय श्रद्धान है और इस समय श्रद्धान नहीं है, ऐसा तारतम्य से तो केवल ज्ञान में ही भाषित होता है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। मिथ्यात्व का उदय हो तो यह कारण मिले या ना मिले स्वयं में भी श्रद्धान का अभाव होता है, और जब मिथ्यात्व का उदय न हो तो अन्य कारण मिले या ना मिले स्वतः ही सम्यक श्रद्धान हो जाता है।
सो ऐसी जो समय समय संबंधी अंतरंग सूक्ष्म दशा होती है, उसका जानना तो छद्मस्त को नहीं होता, उसे स्वयं को भी भासित नहीं होता। इसलिए इस मिथ्या सम्यक श्रद्धा रूप अवस्था के तारतम्य को केवल ज्ञान में ही जाना जाता है। बहुत अच्छा बात। गुणस्थानों का पलटना किस अपेक्षा कहा गया है? सुनीता आंटी। प्रथमोपम सम्यक होने के बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो जीव पहले गुण स्थान में अर्थात मिथ्यात्व में आ जाता है, और इसका उदय न आए लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो सम्यक्त बना रहता है, और मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं हो पाता, और ऐसे जल्दी जल्दी बदलने वाली सम्यक मिथ्या श्रद्धान के तारतम्य का निश्चय नहीं हो पाता। यह केवल ज्ञान में ही भासित होता है। जवाब मतलब आया, यानी बात तो है उसमें, लेकिन वो आंसर नहीं बना। और कौन बताएंगे? बोलिए निशांत जी। गुण स्थानों का पलटना तो कर्म के उदय से होते हैं। फिर आगे जो ये बोली ना, ये मूल बात ये थी, गुणस्थानों का बदलना वो कर्म का जो अंदर में उदय जैसा आ रहा है ना, उसके हिसाब से कहा है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है, लेकिन इस अपेक्षा मतलब वो केवल ज्ञानी भगवान जान रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मूल बात ये है कि वो कर्म का उदय अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कर्म का उदय मिथ्यात्व का आ गया है, बाहर में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन वो गुणस्थान पलट गया है, अनंतानुबंधी का उदय आ गया है तो सासाधन हो गया है, जो आपने कहा ना मिश्र हो जाता है, ये वो बात ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट वो नहीं आया। प्रीति और कुछ बताना चाह रहे हो? नहीं, बस लास्ट में इसमें यही आ जाएगा कि इन कर्मों की अपेक्षा ही गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में बताया जाता है। हाँ, मतलब ये वाली लाइन, ये बात जरूरी है उसमें, बाकी सब बोला वो ठीक है, लेकिन ये बात आना जरूरी है। बोलिए प्रवीण। यहाँ ये बोला कि कर्मों की अपेक्षा है, पर गुणस्थान का पलटना तो परिणामों की विशुद्धता की अपेक्षा है, जीव की तरफ से देखेंगे तो। हाँ, पर यहाँ जैसे जो चर्चा चल रही है ना कि गुणस्थानों का पलटना जो कहा, तो परिणाम तो मतलब वही बात है ना कि परिणाम भी वो परिणाम केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, वो खुद को भी नहीं समझ में आ रहा, अंदर उदय भी खुद को, परिणाम भी खुद को एकदम से पकड़ में नहीं आते। परिणाम पकड़ में आएंगे तो गुणस्थान समझ में आ ही जाएगा ना परिणाम खुद को तुरंत से पकड़ में आते हैं, ना कर्म का उदय खुद को तुरंत से पकड़ में आता है। फिर गुणस्थान बदल गया, ये नीचे गिर गए कि ऊपर चढ़ गए, कैसे समझ में आता है कि वो ये जो कहा गया है शास्त्र में, जो गुणस्थानों का पलटना कहा गया है, वो यहाँ जो बात चल रही है वो कर्म के हिसाब से, वो कर्म का उदय, ऊपर कहा था ना, सो मूल कारण जो मिथ्यात्व कर्म है उसका उदय हो, तब उस अपेक्षा से वो भी बात साथ में ले सकते हैं कि गुणस्थानों का पलटना तो कर्म का उदय और तदनुरूप जीव के परिणाम उस अपेक्षा से है, ऐसा कह सकते हैं, उसी हिसाब से वो चले। दोनों तरफ से, कि कर्म की तरफ से बोलेंगे तो वैसे, और जीव की तरफ से बोलेंगे। कर्म सापेक्ष कथन करेंगे तो कर्म की ही बात करेंगे। एक दो और ले लें क्या? सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? आशा आंटी आप बताएंगे इसका जवाब? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर वो छूट गया, उससे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सही है, सही। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में वो छूट जाए, पुनः मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसे जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। एक बात बता, फिर तो ये कर्म इतने बलवान हो गए कि सम्यक दर्शन होके भी छुड़वा देते हैं, तो सारा खेल कर्मों का ही हो गया क्या? कर्म बलवान नहीं, वो तो उन्होंने कहा इसीलिए कि ऐसा नहीं लग जाए, वो प्रमिला जी ने अच्छी याद दिलाई कि वो होता तो परिणामों से ही है, कर्म तो सामने दिखते हैं, तो कर्म की अपेक्षा से कथन किया जाता है। कर्म यदि बलवान होते
तो सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त होता, मोक्ष कहाँ जाते? नहीं, लेकिन फिर सम्यक दर्शन से वापस वो हो जाता, ये सब हो जाता, तो कर्म इतना खुद बलवान हो जाता है। कमजोर पड़ा, खुद कमजोर पड़ा, इसलिए अब क्या करे, जब खुद कमजोर हो गया तो जो अंधों में काना राजा जैसे होता है ना, अब खुद ही कमजोर है तो उसको बलवान कहा जा रहा है। कर्म बलवान है नहीं, लेकिन अब खुद ही इतना कमजोर पड़ गया कि अब वो वही चढ़ के बैठ गया जो जो जिसमें बल है ही नहीं। फिर तो भी कई बार कर्म भी परिणामों को विचलित तो कर ही देते हैं। कर देते हैं, वो किसके करते हैं, किसके कर्म के उदय परिणामों को विचलित करते हैं? कि जो खुद ढीला है ना, खुद निचली भूमिका में है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत घने हैं ना इनके, घनिष्ठ संबंध। हाँ। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी किस पे लागू पड़ता है? दोनों वो तरफ जो से। निचली भूमिका में है ना, यानी कमजोर है खुद, उस पे लागू पड़ता है। जो खुद बलवान है, खुद ऊंची भूमिका में है, मुनिराज है, तो उनको वो कर्म कुछ लागू नहीं पड़ता है। वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध भी वो क्या करेगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो वो संबंध बताया जाता है कि जब ये काम हो गया तो उसको निमित्त कहा जाता है। अभी काम ही नहीं हुआ, कर्म के उदय आए, ऊपर से पत्थर बरसे, गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए, और वो काम ही नहीं कर पाए, वो तो केवल ज्ञान हो गया उनको। तो ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया। तो फिर कर्म बलवान है कि खुद बलवान है? जो लेकिन अब वो जो औपशम्य सम्यक दृष्टि है शुरू में नीचे वाले, वो तो पलट ही जाते हैं। तो वो नीचे वाला लेकिन हो जाता है ना, वो एक पावर तो आती है, उसमें पावर आके ही वो काम करता है। शुरू में समझ लो बीमारी से उठे हों कि बचपन हो, बच्चे हों, तो वो कमजोरी रहती है, चल नहीं पाते हैं अच्छे से, पैर लड़खड़ाते हैं, तो वो कमजोरी खुद की ही है। जब खुद में ताकत आ जाती है तो बाकी कोई कर्म बलवान नहीं है। जीव के आगे कर्म की कोई ताकत ही नहीं है। कितनी यानी पूरा समझ लो इस पे। मैंने भी एक बार ये जो गुणस्थान विवेचन है ना अन्ना जी की, उसमें पीछे उन्होंने दिया है प्रकरण, जीव बलवान की कर्म बलवान, और फिर उसके बाद पूरी एक पुस्तक आई है उनकी, जीव बलवान या कर्म बलवान। लेकिन वो जब गुणस्थान में पढ़ाते थे तो मैंने भी 3-4 पेज का पूरा एक लेख लिखा था इस पे कि जीव बलवान है कि कर्म बलवान। कौन बलवान है? जीव है एक जीव को बांधने के लिए हर समय कितने कर्म लगते हैं, कितने कर्म परमाणु आते हैं? प्रश्न था ना आज। अनंतानंत जीव अकेला, और वो अनंतानंत, और फिर भी कैसा बांध पाते हैं, कैसा बांध पाते हैं? केवल 70 कोड़ा कोड़ी ज्यादा से ज्यादा स्थिति देखी जाए तो, उससे ज्यादा का कोई कर्म नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं कि कोई हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए किसी कर्म ने बांध लिया, ऐसा नहीं है। और घात करते हैं जीव के गुण का, तो कैसा घात करते हैं? ज्ञान का सर्वथा अभाव कोई कर्म आज तक कर सका है? नहीं कर सकता। कितना भी बलवान दिखाई दे रहा है ये जीव, कितना भी अपना स्वरूप भूल रहा है, फिर भी किसी कर्म की ताकत ये नहीं है कि वो जीव को अजीव बना दे, ज्ञान का बिल्कुल अभाव कर दे। ये जीव है और ये अजीव है, अचेतन है, ये कैसे पता लगता है? इतना कर्म का उदय आ गया, ज्ञान न के बराबर रह गया, तो भी वो जीव है, उसमें ज्ञान है। इसलिए कुछ बलवान नहीं है। आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आपको टेंशन ज्यादा दिखती है ये कर्मों की, इसलिए हम इतने शक्तिवान हैं। एक जरा सा बस अपनी ताकत पहचानी नहीं। एक उदाहरण देते थे, हमारे मेरे नाना जी थे, पंडित जी थे, संतोष जी झांझ जी, वैसे बोलते थे कि एक क्या बोलते हैं, बनिया, एक बनिया और एक राजपूत, ये दो में लड़ाई हो गई, और दोनों में लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब ऐसे हाथापाई, और वो जो राजपूत था, क्षत्रिय जो था, वो तो नीचे दब गया, और वो जो बनिया था वो उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया। अब वो थोड़ा मोटा अच्छा दिख रहा था बनिया, तो वो राजपूत उसको देख के समझ लो थोड़ा घबराया, जो भी हुआ, वो तो नीचे दब गया और ये उसकी छाती पे बैठ गया। फिर उसने पूछा, राजपूत ने बनिए से, कि तू है कौन, तेरी जात क्या है? मैंने कहा मैं बनिया हूँ। तो उसको अपना वो ख्याल आया, क्षत्रियत्व, कि ये बनिया और मेरी छाती पे बैठा है, और तुरंत पलटी मारी, और वो बनिया नीचे और राजपूत ऊपर। तो ये कर्म है बनिए।
लेकिन हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, तो हमारी छाती पे चढ़ के बैठे हैं। अभी ये जिनवाणी माँ हमको अपना क्षत्रियत्व बता रही है कि तुम जीव हो, अनंत शक्ति संपन्न हो। ये तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठे हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। तो जैसे ही जीव को ये अपना ख्याल में आता है, अपना पौरुष ख्याल में आता है, वो कर्म कुछ नहीं लगते आगे, कुछ नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तब तक ही है जब तक जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन वो भी निमित्त नैमित्तिक का मतलब हमेशा ही ऐसा हो जाए, परमानेंट ही हो, ऐसा नहीं। जब तक जीव कमजोर बना हुआ है तब तक ही वो निमित्त कहे जाते हैं, फिर कोई निमित्त नहीं है। वेदनीय कर्म कब सुखी दुखी करने में निमित्त होता है? सुख में निमित्त, दुख में निमित्त है ना वेदनीय कर्म। वो कब होता है? वो तो मोहिनी का बल होता है, तो मोहिनी से मोहनीय का बल होता है तभी होता है, नहीं तो फिर मोहनीय का बल नहीं है तो कितना ही वेदनीय असाता हो कि साता हो, साता भी विचलित, साता से कितने विचलित हो जाते हैं, असाता से तो होते ही होते हैं। ज्यादा साता का उदय आ जाए तो भी विचलित हो जाते हैं। तो चाहे साता का उदय आए चाहे असाता का उदय आए, ये स्वयं का मोह यदि नहीं है तो विचलित करने में समर्थ नहीं, वो निमित्त नहीं बनता है सुखी दुखी बनता। चलिए, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना? साधी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? हो गया, एक और ले लेते हैं, एक और दो। पुनः प्रथमोपशम सम्यक तो कब होता है? अनिता आंटी। वो पुनः सम्यक, तो जब उसके जैसे उसके 3 टुकड़े पड़े हैं सत्ता में, वो फिर तीनों का उपशम करके फिर प्रथमोपशम सम्यक करेगा। और 2 टुकड़े मान लो उसे सम्यक, वो सम्यक प्रकृति का अगर उदय आ गया तो उन 2 का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, तो 6 उपशम सम्यक प्राप्त करेगा। उपशम का नहीं बताना है, प्रश्न ये है कि पुनः यानी दोबारा से प्रथमोपशम कब होगा, बस इतना प्रश्न है। तो जब उसके सम्यक 3 का ही उदय किसी का आएगा, जब मनोज आंटी बोले, मनोज आंटी पल्ले के संख्यात भाग जब टुकड़े बिल्कुल अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाद, नहीं अर्धपुद्गल परावर्तन काल पल्ले बाद। के संख्यात भाग बाद। और टुकड़े जुड़े रहेंगे कि टुकड़े ही रहेंगे? टुकड़े जुड़ जाएंगे, वो बिल्कुल मिथ्यात्वत हो जाएगा, तो फिर दोबारा से प्रथम से सम्यक तो उसको होगा, करेगा मतलब। नहीं, वर्षा जी बोलिए। एक बार सम्यक दर्शन छूटने के बाद पल्य के असंख्यात्व भाग तक मिथ्यात्व रह सकता है, और सम्यक्त्व के 5, 6, 7 प्रकृति का उपशम भी करता है। 3 करण पूर्वक होता है। पल्य का असंख्यात्व भाग काल बीत गया, फिर भी पूरे 3 टुकड़े जुड़े नहीं है, तब सम्यक प्रकृति कन्वर्ट मिथ्यात्व में हो गई और मिश्र सभी मिथ्यात्व में कन्वर्ट नहीं हुई, तब प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा, तो 6 का उपशम हो जाएगा। देखिए, आपने जो पहली लाइन बोली थी ना वो ठीक नहीं थी, फिर से बोलिए। एक बार सम्यक दर्शन छूटने के बाद पल्य के असंख्यात्व भाग तक मिथ्यात्व रह सकता है। नहीं, एक बार सम्यक दर्शन छूटने के बाद पल्ले के असंख्यात्व भाग तक मिथ्यात्व रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम भी रह सकता है, उससे लंबा समय भी तो रह सकता है, उससे कम तो रह सकता है, उससे ज्यादा भी रह सकता है, इसलिए ये वाक्य ठीक नहीं है आपका। देखिए, आंसर सही आया नहीं है प्रॉपर, अनिता आंटी ने दिया तो था लेकिन वो भी अभी खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए सही नहीं आया उनका भी जवाब। प्रश्न ये है कि एक बार पुनः यानी पुनः प्रथमोपशम सम्यक कब होता है, यानी कि प्रथमोपशम सम्यक तो होकर छूट गया, तो दोबारा से प्रथमोपशम कब होगा? कि सीधा सा जवाब है कि पल्ले के असंख्यात्व भाग काल के बाद में होगा। दोबारा प्रथमोपशम सम्यक पल्ले के असंख्यात्व भाग काल के बाद में होगा, ठीक है। अब आपने जो अनिता आंटी कहा, फिर वो 3 तो टुकड़े तो जुड़ जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है, टाइम तो ठीक है, पल्ले के असंख्यात्व भाग काल के बाद में होगा, लेकिन वो 3 टुकड़े जुड़ ही जाएंगे उतने में, वो जरूरी नहीं। फिर वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा तो वो तो थोड़ी बात
उन्होंने कही। यदि वो 3 टुकड़े नहीं जुड़े हैं उतने समय में तो 7 प्रकृतियों का, यदि उसमें से एक जुड़ गया है, 2 बचे हुए हैं तो 6 प्रकृतियों का, और तीनों के तीनों जुड़ गए हैं तो 5 प्रकृतियों का। लेकिन कब होगा, तो इसका जवाब यह है पल्ले के असंख्यातवें भाग काल के बाद में होगा। मनोरमा आंटी, अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद पुनः प्रथमोपशम होगा, ये मैक्सिमम टाइम है। अधिक से अधिक होगा दोबारा, बिल्कुल ही छूट गया है, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद में होगा। लेकिन ये समझ लीजिए, वैसे आपने यहाँ इसमें अपन ने ये नहीं दिया है प्रश्न में कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, तो उसको इस तरह से भी ले सकते हैं प्रश्न में कि कम से कम कितने समय बाद होगा और अधिक से अधिक कितने समय बाद होगा। तो कम से कम होगा तो पल्ले के असंख्यातवें भाग काल बाद होगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद, तब तो फिर होगा ही होगा। ठीक है, बोले आशा आंटी। अनम्यूट करिए। वो आद्यकरण और वो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण लब्धियां वो वापस करेगा, फिर दोबारा वो हाँ, प्राप्त करेगा। प्रथमोपशम जब भी होगा, प्रथमोपशम जब भी होगा तब वो 3 करण पूर्वक ही होगा। दोबारा और जब भी दोबारा कब होगा कि कम से कम तो पल्ले के असंख्यातवें भाग काल पहले तो होगा नहीं, और जब दोबारा होगा तो 3 करण होंगे। कल ये प्रश्न था शायद पारुल का या किसी का कि द्वितीयोपशम में 3 करण चाहिए क्या, था ना ये प्रश्न, भूल गई यार? नहीं है याद, कल प्रश्न था किसी का, मेरे को पारुल का ही ध्यान है। तो प्रमिला जी आपका था? हाँ मेरा। ठीक है, ठीक है। तो द्वितीयोपशम में भी 3 करण चाहिए, द्वितीयोपशम में भी 3 करण चाहिए, यानी उपशम सम्यक्त में 3 करण चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये, और एक शायद ये और था कि उसमें भी इसी तरह से गैप बनता है, ये भी शायद आपने पूछा था, तो गैप बनता है इसमें भी उसी तरह, यानी इसके मैंने फिर खोजा तो एक तो धवला का मिल रहा है और एक लब्धिसार का। तो वो धवला में जो है, मतलब वो लैंग्वेज मुझे भी पूरी प्रॉपर समझ में नहीं आई है, उसमें तो डायग्राम वगैरह भी दिया है, लेकिन वो डायग्राम भी समझ में नहीं आया पूरा, और मतलब बहुत ज्यादा मेहनत मैंने भी कर भी नहीं पाई उसमें, लेकिन उससे समझ में आया कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ जैसा अंतर बनता है उससे थोड़ा डिफरेंस होता है, पर अंतर तो बनता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है द्वितीयोपशम में धवला के आधार पे। और लब्धिसार वाला जो दिया है वो टोडरमल जी की टीका का, वो तो सेम ऐसा का ऐसा ही दिया है कि जैसा यहाँ पर बनता है, कुछ नीचे आ जाते हैं कुछ ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे क्या आएंगे कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक्त प्रकृति के ही परमाणु आएंगे, सम्यक प्रकृति के ही परमाणु आएंगे। और इसमें भी 2 प्रमाण ऐसे मिलते हैं। एक आचार्य का मत, मतलब किन्हीं आचार्यों का मत ऐसा है कि जो द्वितीयोपशम कर रहा है वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक ही द्वितीयोपशम कर पाएगा, यानी पहले उसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ेगी, उसके बाद में द्वितीयोपशम करेगा। और कुछ आचार्यों का कहना ऐसा है कि द्वितीयोपशम के लिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना जरूरी नहीं है, बिना विसंयोजना के भी द्वितीयोपशम कर सकता है। तो ऐसा मतांतर उसमें मिलते हैं। आप चाहो तो वो भूनारी भाषा में मैं उसमें से ही पढ़ के आपको सुना दूं अगर विशेष जानने की जिज्ञासा हो। नहीं तो वो कठिन पड़ जाएगी उस शब्द तो। बोलिए ममता भाभी। चलिए पहले पारुल बोल रही है, बोलिए पारुल। भाभी, तो जब द्वितीय उपशम होगा तब तो अपने को क्षयोपशम प्राप्त है, और क्षयोपशम प्राप्त है तो अनंतानुबंधी की मतलब जो उसके परमाणु है वो तो पहले ही बांट दिए अपन ने। नहीं, बांटे नहीं है, अनंतानुबंधी के परमाणु बांटे नहीं। अभी जो क्षयोपशम है ना उसमें अनंतानुबंधी के परमाणु हर समय समय जैसे लाइन में लगे हुए हैं, अभी क्या हो रहा है क्षयोपशम में, अभी उसको किया है उपशमित, उसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। तो जैसे
ये तो अपना अपना चल रहा है, समझ लो ये वाला टाइम तो ये सम्यक वाला, और ये यहाँ अनंतानुबंधी लाइन में लगी हुई है। तो ये वर्तमान समय है, मान लो ये दिख रहा है ना यहाँ, ये वर्तमान समय है। और इस वर्तमान समय के ये पहले से, जस्ट इसके पास बनाते हैं अपन थोड़ा सा। ये एक समय पहले वाला है, एक समय बाद वाला, सॉरी। ये वर्तमान समय है, ये एक समय बाद, ये 2 समय बाद, ऐसा। तो अब ये जो यहाँ उदय आएगा ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनंतानुबंधी अप्रत्ययख्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब इसका टाइम आएगा, ये वर्तमान बन जाएगा, तो ये अनंतानुबंधी इसमें अप्रत्ययख्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्रत्ययख्यान प्रत्ययख्यान संतुलन जो उदय में आ रही है, यानी कि ये अभी अभी शिवोपशम समय के समय क्या हो रहा है कि जो अनंतानुबंधी के परमाणु हैं, वो जो उदय में आ रही प्रकृति है, कौन सी प्रकृति उदय में आ रही है? चारित्र मोहनीय में अप्रत्ययख्यान प्रत्ययख्यान संतुलन, अप्रत्ययख्यान का ही कहते हैं, मतलब वो अप्रत्ययख्यान उदय में आ रही है। तो वो अनंतानुबंधी के परमाणु हर समय समय एक साथ सारे के सारे नहीं कन्वर्ट होते, हर समय हर समय हर समय, एक समय पहले, बस इस समय उदय में आना है तो एक समय पहले कन्वर्ट हुए, बस ऐसा। तो वो हर समय समय उसमें कन्वर्ट हो के उदय में आते रहते हैं। तो ये प्रथमा उपशम में भी यही हर समय ही होता है, क्योंकि यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे स्थान में चला जाएगा। हाँ, वो प्रथमोपशम में भी ऐसा ही होगा। ये अनंतानुबंधी का ये अप्रशस्त उपशम कहलाता है, ये इस तरह से होगा, हर समय चेंज होगा। हाँ। और जो विसंयोजना है, उस विसंयोजना में क्या किया कि जो टोटल जितना द्रव्य था ना अनंतानुबंधी का, ये टोटल द्रव्य अप्रत्ययख्यान प्रत्ययख्यान संतुलन में बांट दिया पूरा, ये खत्म हो गया। अभी तो द्रव्य रखा हुआ है शिवोपशम में, ये जो प्रति समय उदय में आ रहा है उसमें तो अनंतानुबंधी का द्रव्य रखा हुआ है, एक एक समय का कन्वर्ट हो रहा है। और विसंयोजना में पूरे के पूरे द्रव्य को बांट दिया। देखो ऐसा होता है, अपने पास में समझ लो कोई चीज रखी है अपने पास में, कोई मिठाई रखी है और अपने को खानी नहीं है, तो क्या करें? या तो एक साथ पूरा का पूरा डब्बा अपन दे दो, भाई को दे देते ना, अपन खाते नहीं, बाजार की आ गई है, तो या तो पूरा का पूरा डब्बा एक साथ दे दिया, वो हो गई विसंयोजना, मतलब पूरा का पूरा एक साथ दे दिया, खत्म कर लिया अपन। या फिर अपन क्या करते हैं, रोज आएगी, रोज ले एक लड्डू आज खा जा, फिर कल आई ले एक लड्डू आज खा जा, फिर परसों आएगी फिर एक लड्डू आज खा जा, तो रोज का रोज खिला रहे हैं उसको। वो हो रहा है ये इसमें शिवोपशम में। और एक साथ पूरा डब्बा दे दिया है उसको, वो हो गई विसंयोजना, अपन ने खत्म कर लिया। ठीक है। एक प्रश्न, मतलब कि एक मिनट आप रुकिए, ममता हबी उससे पहले से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए ममता हबी। छायिक सम्यक है जो वो उपसम श्रेणी में आएगा तो वो भी 3 करण करेगा फिर से। शायिक सम्यक दृष्टि को मतलब वो सम्यक तो कन्वर्ट नहीं करना है ना, उसको उपशम श्रेणी के लिए करण करने हैं, वो श्रेणी के करण अलग हैं। ये तो शिवोपशम सम्यक दृष्टि है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सम्यक दर्शन को। हाँ, तो इसलिए इसको ये एक करण एक्स्ट्रा होंगे, समझ लो। हाँ, श्रेणी में जो होते हैं वो होंगे फिर उनके। हाँ, वो श्रेणी के अलग होंगे और ये सम्यक के लिए शैवशमिक को अलग होंगे। आज आप दोनों एक साथ कैसे हो? ये सुनीता आंटी कहाँ है कि आप इधर आए? सुनीता भाभी के घर बैठी हूँ मैं। बढ़िया, चलिए आप बोलिए प्रमिला जी। मतलब कि अप्रशस्त उपसम में और विसंयोजना में फर्क है दोनों। हाँ, फर्क है, बिल्कुल फर्क है। और अप्रशस्त उपसम औपसमिक सम्यक के बाद में होता है या बाद में नहीं, बाद में नहीं कहेंगे उसको, शायद मतलब उसी समय होता है, तभी तो समय तो हुआ। अगर वो उपशम नहीं होता अनंतानुबंधी का तो फिर वो समय कैसे होता? बाद में नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो उसी समय वो चेंज होके आना शुरू हो जाती है। हाँ, वो जो ये दर्शन मोह में तो गैप बनाया और अनंतानुबंधी का इस तरह से अप्रशस्त उपशम किया। बोलिए निशांति। ये बात पहले बताए थे, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है।
हाँ, आप मेरे को ये पूछना था, कल शायद ये बात आई थी, मैं ढंग से सुन नहीं पाई कि 62 सागर या 66 सागर तक वो रह सकता है सम्यक। 66 सागर उत्कृष्ट स्थिति है शैवक्षमिक सम्यक की। कल शायद प्रथमोपशम की बोली थी आपने, मुझे ऐसे सुनने में आया, पता नहीं। अगर सुनने में आया तो गलती से निकल गया है, ठीक, मतलब शैवक्षमिक की तो है 66 सागर। अब वो हो सकता है टंग स्लिप हो गई हो, लेकिन औपशमिक का तो अंतर्मूर्ति है, चाहे प्रथमोपशम हो चाहे तृतीयोपशम हो, तृतीयोपशम का काल भी अंतर्मूर्ति है। हाँ ठीक, बस यही बात। बोलिए भाभी, मैंने लिखा है जब कोई जीव अनंतानुबंधी को खत्म कर देता है, मतलब उसका विसंयोजक कर देता है, लेकिन यदि कुछ समय में दर्शन मोह का नाश न किया जाए तो अनंतानुबंधी वापस आ जाती है और वो दूसरे गुण स्थान में चला जाता है। नहीं, अनंतानुबंधी वापस आ जाएगी तब दूसरे, अभी ये जो काम हुआ है ना, इस समय दूसरा गुण स्थान नहीं आएगा। ये जो आपने जिस काम के साथ लिखा है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई और दर्शन मोह का नाश नहीं किया तो अनंतानुबंधी का वापस संयोजना हो जाएगी, लेकिन वो दूसरा गुण स्थान तो प्रथमोपशम से गिरते समय ही आएगा, इसको दूसरा गुण स्थान नहीं कहेंगे। ये शैवक्षमिक रह सकता है, उसका फिर प्रशस्त उपशम कर दे, वो शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि रह सकता है। तो मतलब ये प्रथम उपशम का काल नहीं है? नहीं, ये शैवोपशम की बात है। प्रथमोपशम के काल में भी विसंयोजना होती है, ऐसा भी आता है, लेकिन अभी अपन शैवोपशम के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए अभी उसको तो छोड़ो। शैवोपशम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है सामान्य रूप से। ये शैवोपशम है और इसके बाद दूसरा गुण स्थान नहीं आता, ये लाइन भी काट हाँ, बस ये नियम। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये पल्ले का संख्यात्वा भाग जब बीत जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि को, तो तब पहले से तीसरा हो सकता है सम्यक मिथ्यात्व का उदय। अगर टुकड़े जुड़े नहीं है तो हो सकता है, हो सकता है। फिर उसमें सम्यक का उदय आ जाए तो चौथा हो जाएगा। अगर पल्ले का संख्यात्मक भाग बीत गया है, हाँ, तो फिर यानी वो मुझे देखना पड़ेगा कि फिर सम्यक का उदय आ सकता है, क्योंकि पुनः प्रथमोपशम के योग्य वो हो गया है, तो फिर उसको सम्यक का उदय आ जाएगा क्या, देखना पड़ेगा। अब ये चीजें क्या ऐसे सीधी सीधी लिखी हुई मिलती नहीं है कहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने में आ जाएगा, कुछ खोजने में तो बता दूंगी कल, नहीं तो फिर जैसे नॉर्मली जैसे पहले से तीसरा जब होता है तो तीसरे से जब चौथा होगा तो वो क्षयोपशम ही होगा नॉर्मली जो होगा। हाँ, हो गए प्रश्न? चले, अपने तो 7:40 तो हो गए, एक आध इसी में से प्रश्न और ले लें। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मेरे को तो ये बड़ा वो लग रहा है कि अप्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम तो मैंने आज ही सुना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दर्शन मोह का जो होता है वो प्रशस्त उपशम होता है। अच्छा, अनंतानुबंधी का जो होता है वो अप्रशस्त उपशम होता है, ऐसे बोला जाता है। ये तो गुणस्थान विभाजन में शुरू में ही प्रश्नोत्तर वगैरह दिए है ना, वहां पर इसकी परिभाषा ये वो भी दिया है, प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। आपके पास होगी गुणस्थान विवेचन मेरे ख्याल से? मेरे पास है जी, दिल्ली ले आऊंगी, कल ले आऊंगी। मेरे पास तो है। उसमें प्रश्नोत्तर वाला जो पार्ट है ना शुरू में ही, हाँ जी, वहाँ प्रश्नोत्तर में प्रश्न दिए हैं, नंबर तो मुझे ध्यान नहीं कौन सा है क्वेश्चन नंबर, तो मैं देख लूंगी। हाँ अन्ना जी वाली, अन्ना जी वाली, हाँ तो वहाँ लिखा है प्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम। हाँ हाँ। चलिए, ये कौन सा हुआ था अपना? पुनः प्रथमोपशम सम्यक तो किस किस प्रकार से हो सकता है? क्या कहा? किस प्रकार बोलो। सादी मिथ्या दृष्टि जीव का पल्ले का असंख्यात्वा भाग बीत जाने पर दर्शन मोहनीय की या तो एक प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व या दो प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व
या तीन प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का उपशम करके वह पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। बढ़िया। किस किस प्रकार हो सकता है? यानी कि 7 प्रकृतियों का, 6 प्रकृतियों का या 5 प्रकृतियों का उपशम करके पहले के असंख्यात विभाग काल बीतने के बाद में फिर वो पुनः प्रथमोपशम सम्यक इस 3 प्रकार से हो सकता है। ये 7 प्रकृतियां कौन सी होती हैं? दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, और 4 अनंतानुबंधी। चलो इतने ही लेते हैं ये प्रश्न तो। और अभी किसी को पूछना है कुछ तो, या एक और प्रश्न ले लें। अब रिवीजन तभी क्या शुरू करेंगे? अपन कहाँ से शुरू करेंगे अब रिवीजन? बोली बेला जी, अनम्यूट करिए। वेदक सम्यक दृष्टि क्या होते हैं? वेदक सम्यक दृष्टि मतलब शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि। आप कुछ पूछ रहे थे प्रमिला जी? मैं बोल रही थी रिवीजन कब शुरू होगी? रिवीजन मैं तो आज से करने वाली थी, लेकिन अब वो अभी क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि को ही वेदक सम्यक दृष्टि। एक और ले लेते हैं ये, फिर बाकी के कल ले लेंगे आज के। सादी मिथ्या दृष्टि के गमन के क्या क्या मार्ग हैं, या सादी मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व दशा छूटने पर क्या क्या स्थिति बनती है? बोलो पारुल। भाभी लिखा नहीं है, बिना देखे बोल रही हूँ। सादी मिथ्या दृष्टि के सम्यक छूटने मतलब प्रथमोपशम के काल में 3 स्थितियां बनती हैं। प्रश्न का ध्यान दो। सादी मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व दशा छूटने पर क्या स्थिति बनती है? सादी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दशा छूटने पर 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहली, यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो शायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। कौन सा सम्यक दृष्टि? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। शायोपशमिक। मिश्र प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो चौथे गुण स्थान से गिर के तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाता है। प्रश्न नहीं समझे अभी आप? प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि, वो कौन से गुण स्थान में है? सादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में। फिर आप बोल रहे हो चौथे से तीसरे में आ जाता है, तो पहले से पहुंचाना है अपने को। पहले वाले की स्थितियां देखनी है। पहले में आ चुका है, अब कहाँ कहाँ जा सकता है। ये 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो वो है कि जो चौथे में आया, प्रथमोपशम सम्यक जिसने प्राप्त किया, वो जो चौथे में आया, वो चौथे से अब कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ जा सकता है, वो अपन ने पहले पढ़ा था। और अभी यहाँ ये जो प्रकरण चला था पेज नंबर 265 पे, उसमें क्या है कि वो मिथ्यात्व में आ चुका है, चौथे में अब बचा ही नहीं है, मिथ्यात्व में आ गया, वापस पुरुषार्थ करे, वापस कुछ काम कर रहा है। मिथ्यात्व से भी तीसरे गुण स्थान में तो आ सकता है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले आपकी वो गलत नहीं की थी तब तक कि ठीक है चल जाएगा, जबकि मेरे को समझ में आ रहा था आपका कंसेप्ट अभी गड़बड़ है। इस प्रकृति का उदय आता है तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। और यदि अनंत अब अनंतानुबंधी का उदय कैसे लाओगे? पल्ले का असंख्यात भाग निकल जाता है तो वो वापस से 3 करण करके मतलब वो मिथ्यात्व को दूर करेगा, प्रथमोपशम प्राप्त करेगा। ठीक है, चलो। और तरीके ढंग से कौन बता रहे हैं पूरा? बोले निशान। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर निम्न प्रकार 3 स्थिति हो सकती है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव को अगर लंबा काल पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण काल बीत गया है और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो 3 करण पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त्व करेगा। और 3 ऑप्शंस है। यदि और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिथ्यात्व का उदय तो है ही,
साधी मिथ्या दृष्टि है ना, हाँ, तो आएगा नहीं अब नया, वो तो है ही। दोबारा से प्रथमोपशम करेगा। और यदि साधी मिथ्या दृष्टि के सम्यक तो मोहिनी का उदय आता है और मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता है, तो वह पहले के असंख्यात्व भाग बीतने के पहले ही क्षयोपशमिक सम्यक्त्व करेगा। उसको क्षयोपशिक सम्यक्त्व हो सकता है। वहां गुण श्रेणी निर्जरा आदि और अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। और तीसरी अवस्था वह है जिसमें मिश्र गुण स्थान में ही मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए। तो इसका तीसरा गुण स्थान में मतलब हाँ, यानी उस समय उसके मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो मिश्र गुण स्थान हो जाता है। हाँ, मिश्र गुण स्थान में मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो इसका तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। यहाँ इसे कोई भी कर्म नहीं करने पड़ेगा। और वो वाली बात भी, वो जो प्रथमोपशम कर रहा है तो उसमें वो 7 का या 6 का या 5 का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही ये 3 ऑप्शन और उसमें 7 3 ऑप्शन है। उस समय उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा या 6 का या 5 का। बोलिए पूर्णिमा आंटी, क्या कह रही हैं? अपन ऐसा भी तो बोलते कि पहले गुण स्थान से अगर द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से है ना और मिथ्या दृष्टि है वो पहले गुण स्थान वाले, तो पहले से 7वें तक जा सकते हैं। फिर अगर 2 कसाई चौकड़ी का भाव पूर्वक उन्होंने 5वां गुण स्थान भी हो सकता है उनको, चौथा भी हो सकता है। ये नहीं आएगा किस में, तीसरा गुण स्थान भी हो सकता है, ये नहीं आएगा। इसमें अभी वो बात नहीं है। यहाँ तो एक्चुअल में जो सम्यक दृष्टि है उसका गुण स्थान तो यहाँ बता ही नहीं रहे हैं, तो केवल सम्यक दृष्टि होता है, कौन सा सम्यक दृष्टि होता है वो बता रहे हैं। और दूसरा तीसरे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तीसरे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। पर वो अगर बाहर में द्रव्यलिंगी है और अगर एक साथ ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर रहा है, देखो बाहर में द्रव्यलिंगी होने मात्र से पहले से 7वां नहीं होता है। पहले से 7वां तो तभी होगा कि बाहर में तो द्रव्यलिंगी मुनि हो और फिर वो इतना उग्र पुरुषार्थ करे कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। शादी मिथ्या दृष्टि बोला ना उसको, पहले वो पुरुषार्थ कर चुका और फिर शादी मिथ्या दृष्टि बोला ना आपने। शादी मिथ्या दृष्टि ऊपर कहाँ जा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या उसमें? शादी शब्द लगा है ना इसमें प्रश्न। हाँ, ऊपर कहाँ जा सकता है, अभी गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं था, मतलब उसके क्या मार्ग हैं। एक तो अपना यहाँ के प्रकरण के हिसाब से, फिर वो अपन कंडीशन लगाएं कि यदि वो शादी मिथ्या दृष्टि है और बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि है और फिर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करे, तब जाके वो कंडीशन उसमें होगी कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करेगा तभी जाएगा पहले से 7वें में। तो वो भी पहले से चौथे में ही चला जाए। मार्ग ये जो सारी बात यहाँ बन रही है, अच्छा, वो शादी यानी बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि है, शादी मिथ्या दृष्टि है, वो पहले से तीसरे में भी जा सकते हैं। हाँ, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, ये ऐसे 4 रास्ते बताए थे आपने एक बार। हाँ, वो तो है ही, उसका निषेध नहीं है, लेकिन एक तो अभी यहाँ के प्रकरण के हिसाब से, और अभी गुणस्थान का मूल वो नहीं था यहाँ पे। एक तो वो कि वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो वो सम्यक कौन सा किस टाइप से कर सकता है, कि प्रथमोपशम कर सकता है या क्षयोपशम कर सकता है या फिर सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र दशा उसकी हो सकती है। और प्रथमोपशम कर सकता है तो वो कितने टाइप से होगा, 7 प्रकृतियों वाला, उपशम वाला, 6 के उपशम वाला या 5 के उपशम वाला। अब वो प्रथमोपशम कर रहा है दोबारा से, तो उसमें गुणस्थान उसका चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। वो क्षयपशमिक कर रहा है तो उसमें भी गुणस्थान चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, वो बाहर के हिसाब से। वो गुणस्थान, यहाँ गुणस्थान नहीं बताया, यहाँ तो सम्यक तो हो सकता है वो बताया। ठीक है, चलिए और फिर चर्चा कल प्रश्न ले लेंगे। आज मैंने पूरे जितने बने हैं पूरे प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, तो 3-4 कल और फिर ऐसे करके कल से रिवीजन करेंगे। आप लोग पढ़ के आना थोड़ा उभयाभासी प्रकरण, तो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपन पहले के जैसे तो चलाएंगे नहीं, वर्बली ही लेंगे, तो आप लोग पढ़ के आना, तो फिर अपन उसका रिवीजन करेंगे। एग्जाम की डेट अपन ने नेक्स्ट ट्यूसडे 12 तारीख रखी है। आज जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? वो सिलेबस एक बार बता दीजिए ना, क्या है सिलेबस में? उभयाभासी
और सम्यक सन्मुख, ये 2 प्रकरण है पेज नंबर 248 से और 267 तक। ये 2 प्रकरण है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जिनवाणी स्तुति मैं बोलूं? हाँ बोलिए, 1 मिनट। मीना चाची आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ दीदी, ये क्या बोलते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे? तैयारी बिल्कुल भी जो नहीं है। हर बार जैसे होते हैं ना, उसी टाइप के आएंगे प्रश्न आपको। ये जो 248 से लेके 267 तक जो है, ये अब 6-7 दिन जितने हैं, उसमें आपको 6-7 बार नहीं, 10-12 बार पढ़ना है। आज का आपको स्पेशली 10-12 बार पढ़ना है, क्योंकि आपने कम पढ़ा है। ये आपने आज जो किया ना, मेरा तो ऊपर से ही जा रहा था सब कुछ। शादी में वो तो कुछ अभी ज्यादा ही अपनी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ गया है शाम वाली का। उन लोगों को देख के तो लगता है कुछ आता ही नहीं, वो इतना आज वाला ऐसा नहीं आएगा इतना डिटेल में। बस वो जो अभी अपने करण में जो चली है ना, करण में जो जितना यहाँ पर है, उस हिसाब से उतना ही आएगा। विषय ज्यादातर जो बुक में है उतना ही आएगा। ज्यादा जो बाहर का अपन ने बहुत सारी चर्चा की है, वो उतना एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ें। जो ये मोक्षाम प्रकाशक में जो ये प्रकरण दिया है, ये इसको 5-7-10 बार पढ़ें अच्छे से। बोलिए पूर्णिमा आंटी, शेयर करूं? नहीं। जोगे धरे रहे जोगे सो भिन्न, अनंते गुणातम केवल ज्ञानी। तासु हृदय सो निकसी, सरिता समय वे श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत न यात में लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धंते बखानी। बुद्धि लखे न लखे दूरे बुद्ध, सदा जगे माही जगे जिन्हे वाणी। सदा जगे माही जगे जिन्हे वाणी।